आज हम टॉपिक करेंगे बोहर मैग्नेटोन और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। हमें पता है एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। अगर हम एटम में एक हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, ये सबको पता है। अगर हम मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन एटम में घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और हमें पता है कि जब भी कोई चार्ज मूव करता है वी हैव अ करंट। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास जो करंट होगा दैट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर अपर फेस आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है तो वो साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा, और लोअर फेस आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर हम नीचे से देखेंगे तो वो आपका लोअर फेस क्या रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्थ पोल। तो इट मीन्स ये जो आपका सर्कल है ये डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, जिसका ऊपर वाला पोल साउथ है और नीचे वाला नॉर्थ है। ठीक है, तो अगर हमारे पास डाइपोल है तो हमारे पास डाइपोल मूवमेंट भी होना चाहिए। तो डाइपोल मूवमेंट तक हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये देखेंगे। पहले तो हमें करंट चाहिए। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, इसको टी लेंगे हम नाम। +1 क्लास में आपने टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के अंदर रिलेशन देखा था, तो ये होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप टी की वैल्यू पुट कर दो और आई कितना आ जाएगा, ई ओमेगा अपॉन 2 पाई। फिर ये कहता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट आपका किसके बराबर होता है, ये हमने पहले पढ़ा है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है m इज इक्वल टू आई इंटू ए। आई की वैल्यू ऊपर से पुट कर लो और ए आपको पता है सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो m कितना आ जाएगा, 1/2 ई ओमेगा आर स्क्वायर। तो ये आपने रिलेशन अच्छे से लर्न करना है। इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे हम। इसमें हमने ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू फर्दर कैलकुलेट करनी है, तो ये रिलेशन आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बोहर्स थ्योरी की। तो बोहर्स थ्योरी में हमने पढ़ा है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। h क्या है इसमें, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आपको पता है, इट इज mvr, और ये इक्वल होगा nh अपॉन 2 पाई के, वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो अगर v को मैं r ओमेगा पुट कर देता हूँ, ये +1 क्लास का रिलेशन आपने पढ़ा है लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ। तो इसकी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ओमेगा आर स्क्वायर आ जाएगा nh अपॉन 2 पाई m। अब इक्वेशन 1 जो मैंने आपको पहले कही, उस इक्वेशन 1 में ओमेगा आर स्क्वायर की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 1/2 ई nh अपॉन 2 पाई m। फिर अगर मैं n को अलग कर देता हूँ और बाकी टर्म को म्यू बी कह देता हूँ, तो म्यू बी इसमें से कितना आ जाएगा, ई एच अपॉन 4 पाई m। अब ये जो म्यू बी है ये है आपका हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसको हम कहेंगे। ये आपका हाइड्रोजन आपके किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, 1 रहता है। ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं बोहर मैग्नेटोन। ठीक है, इसके लिए हमने एक्सप्रेशन किया। इसके बाद कुछ एक टर्म्स हैं, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैंने आपको मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की पहले भी डेफिनेशन दी थी। इसका मतलब होता है कि कितनी मैग्नेटिक लाइंस को वो अपने में से अलाउ करता है। ठीक है, तो अगर हम रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की बात करें तो ये हुआ मैग्नेटिक इंडक्शन इन द मीडियम टू द मैग्नेटिक इंडक्शन इन द वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम में कितनी मैग्नेटिक लाइंस हैं और आपके पर यूनिट एरिया, और मीडियम में कितनी मैग्नेटिक लाइंस हैं पर यूनिट एरिया, उसके थ्रू आपने जो रेशो आएगी उसको हम नाम देते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। एक और टर्म में हम इसको लिख सकते हैं म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू होता है परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल इन मटेरियल, और ये होगी परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसकी यूनिट भी रहती है आपकी, ये रहती है आपकी वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, ये आपको अभी इस एग्जाम में भी पूछी गई थी। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने पढ़ा हुआ है, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये पहले आपने ऑलरेडी किया हुआ है। फिर आता है आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। इसका मतलब होता है कि जो बाहर से तुमने फील्ड लगाई है किसी चीज़ को मैग्नेटाइज करने के लिए, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो कितना ज़्यादा उसको मैग्नेटाइज कर सकती है। ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, बाहर से लगाई हुई फील्ड को। ठीक है, इसके रिलेशन आपने याद रखना है, मीडियम में बी इक्वल टू म्यू एच होता है, और आपका वैक्यूम में यही चीज़ बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एच हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि आपने जब किसी मटेरियल को, मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है तो वो कितनी मैग्नेटाइज हुई। ठीक है, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मतलब वो जो मटेरियल रखा गया है, स्पेसिमेन रखा गया है किसी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट बनाने के लिए, तो कितना ज़्यादा उसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ, तो उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो ये आप रिलेशन याद रखना इसका, m अपॉन वी। वी वॉल्यूम के लिए और m आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो
इसके बाद हमारा टर्म आती है वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है इसका मतलब ये होता है कि बाहर से तुमने कितनी फोर्स लगाई, मैग्नेटिक फोर्स, और उसके अंदर कितनी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ। जितना मैग्नेटिज्म ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, मतलब जितना ज़्यादा वो ईजिली मैग्नेटाइज हो जाएगा, उतनी ही उसकी ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसमें हम क्या करते हैं, व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी H, मतलब आपने किसी मटेरियल को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जिसकी इंटेंसिटी है H हुई, जो उसको मैग्नेटाइज करेगी। ठीक है, तो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, तो द टोटल जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगी वो क्या होगी सम ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन B0 इन वैक्यूम। वैक्यूम में वो कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हो रहा था, और जब उसके अंदर आपने मटेरियल रख दिया तो वो कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है। इसको सिंपल अगर समझना चाहते हो तो एक स्प्रिंग लो, स्प्रिंग को एज्यूम करो, स्प्रिंग के अंदर जब तुम करंट दोगे तो वो मैग्नेट बन जाएगा। अब ये क्या करते हैं, स्प्रिंग के अंदर एक मेटल का पीस डाल देते हैं, अंदर उसके बीच में कोई मैग्नेटिक मटेरियल डाल देते हैं। अब स्प्रिंग भी मैग्नेटाइज हो रहा है प्लस उसके अंदर का मटेरियल भी मैग्नेटाइज हुआ, तो उस केस में टोटल मैग्नेटिज्म क्या हुआ, स्प्रिंग का मैग्नेटिज्म प्लस जो उसके अंदर आपने मटेरियल रखा है, पीस रखा है कोई मैग्नेटिक मटेरियल का, उसका मैग्नेटिज्म, ये आपको टोटल मैग्नेटिज्म देगा इस केस में। ठीक है, तो B0 कितना आ जाएगा, μ0 H, एंड BM क्या हो जाएगा, μ0 I। अब BM क्या है, वो जो मटेरियल तुमने स्प्रिंग के अंदर रखा उसका मैग्नेटिज्म, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्प्रिंग का अपना मैग्नेटिज्म, जो आपने करंट बाहर से उसको दिया, H फील्ड जो बाहर से आपने लगाई स्प्रिंग के लिए, तो स्प्रिंग कितना मैग्नेटाइज हुआ, और जो मटेरियल तुमने स्प्रिंग के अंदर रखा वो कितना मैग्नेटाइज हुआ, उन दोनों का मिला के आपको टोटल मैग्नेटिज्म मिलेगा। ठीक है, फिर आप क्या करो, जो आपकी वैल्यू है उनको ऐड कर दो, μ0 आपका H प्लस I हो जाएगा। अब अभी हमने पढ़ा व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, I अपॉन H। ठीक है, तो I कितना आ जाएगा, इसको अगर हम काई पढ़ते हैं, CHI, काई वर्ड इसके लिए यूज़ किया जाता है, काई M इंटू H। ये वैल्यू आप ऊपर पुट कर दो तो B कितना आ जाएगा, μ0 H प्लस काई M इंटू H। यहाँ से μ0 कॉमन आ जाएगा, H कॉमन आ जाएगा, सॉरी, तो H को आप लेफ्ट साइड में ले आओ, B बाय H। व्हाट इज B बाय H, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू आ जाएगा इसमें, और ये μ0 1 प्लस काई M। फिर म्यू बाय μ0 क्या हुआ, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, वो म्यू आर आ जाएगा। तो ये आपका रिलेशन बन जाएगा रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में।